हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है पंचायती राज व्यवस्था और ये चैप्टर नंबर 9 है। तो क्या है पंचायती राज? आपको पता है पंचायत वैसे क्या होती है? ये वही है जो हमने टीवी में देखी ना, पंचायत वैसी ही है ये। तो लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था में पंचायती राज वह माध्यम है जो शासन को समन्वय सामान्य जनता के दरवाजे तक लाता है। मतलब क्या है कि जो पंचायत व्यवस्था है ना, वो लोकतंत्र को सामान्य जनता के दरवाजे तक लाता है, मतलब उनकी पहुंच तक लाता है। वो उसको इतने निचले स्तर लेवल पर लोकतंत्र की संकल्पना को अधिक यथार्थ में अस्तित्व प्रदान करने की दिशा में पंचायती राज व्यवस्था एक ठोस कदम है। ये हमारी जो संकल्पना है ना लोकतंत्र की, उसको और मजबूत करता है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय जनता की स्थानीय शासन कार्यों में अनवरत रुचि बनी रहती है, क्योंकि वह अपनी स्थानीय समस्याओं का स्थानीय पद्धति से समाधान कर सकते हैं। हमारी जो इतनी रुचि पंचायत में क्यों है? क्योंकि जो सामान्य जनता होती है ना, वो अपनी सामान्य टैक्टिक से, मतलब अपनी सामान्य पद्धतियों से अपनी जो समस्या है उनका हल कर सकते हैं, और वो अपनी समस्याओं को सबसे अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जिस पे बीतती है वही जानता है। तो वो उनका समाधान बड़े अच्छे से कर सकते हैं। भारत में ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को स्थानीय समस्याओं के बाहर से हल्का करती है। और ये जो है, जो केंद्र और राज्य की सरकार है, उनको अपने बाहरों से हल्का करती है, क्योंकि उनके जो कर्तव्य हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि उनका बाहर लेने के लिए एक और त्रिस्तरीय ढांचा है ना हमारे पास। फिर पंचायती राज व्यवस्था वो आ गई। प्रजातांत्रिक प्रणाली में कार्यों का विकेंद्रीकरण करने पर इस प्रक्रिया में शासकीय सत्ता गिनी चुनी संख्याओं में न रखकर गांव की पंचायत के कार्यकर्ताओं के हाथों में पहुंच जाती है। मतलब क्या है, अब जो सत्ता है ना, विकेंद्रीकरण इतने लेवल पे हो गया है कि केंद्र है, राज्य है, उसके बाद भी एक पंचायत है जो कि ग्रामीण व्यवस्था में है, जो बिल्कुल निचले लेवल पे है। जिससे क्या होता है, इनके जो कार्य और अधिकार क्षेत्र में वो बढ़ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनमें संगलित हैं। स्थानीय व्यक्ति स्थानीय समस्याओं को अच्छे ढंग से सुलझा सकता है, क्योंकि वह लोग वहाँ की समस्याओं एवं परिस्थितियों को अधिक अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो उनकी समस्याओं को वो नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा, और वो उनका समाधान बड़े आराम से कर सकते हैं। पर पंचायती राज की बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। तो पहली चुनौती क्या है? पंचायत अभी भी शाश्वत शासन की संस्था नहीं बनी। स्वायत्त मतलब स्वायत्त नहीं है, अभी भी उसमें बहुत सारी कमियां बाकी हैं। आर्टिकल 243 के अनुसार पंचायतों को स्वायत्त शासन संस्था बनना था। अब आर्टिकल 243 है, उसके अनुसार तो इनको स्वायत्त शासन होना चाहिए था, जिसकी जिम्मेदारी किस पे होगी? राज्यों के विधानमंडल पर। ठीक है, पर क्या हुआ, उन्होंने जो राज्यों के विधानमंडल पर इसकी जिम्मेदारी छोड़ी, तो इसका नतीजा ये हुआ कि इन संस्थाओं के साथ मनमाना बर्ताव किया गया और संविधान की 11वीं सूची को एक बेजान लाठी बनाकर छोड़ दिया। मतलब उन्होंने पंचायत राज व्यवस्था को अपने कंट्रोल में ले रखा है। कुछ पता नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है क्या नहीं। उनको ना ढंग से वित्त मिलता है, पैसे की न आय न कोई स्रोत, कुछ नहीं मिलता। राज्य जैसा चाहेगा वैसे होता है, क्योंकि सारा जो प्रशासन है वो राज्य के हाथ में छोड़ रखा है। तो दूसरा है लाल फीताशाही का बढ़ता प्रभाव। तो लाल फीताशाही के प्रभाव में वृद्धि के कारण विकासात्मक कार्यों में करने में अनावश्यक विलंब होता है। लाल फीताशाही होती है, मतलब इतना बड़ा प्रोसेस, इतना डिफिकल्ट प्रोसेस, जो पेपर वर्क ये सब इतना डिफिकल्ट काम है, जो इससे जो विकासी काम होते हैं ना, उनमें बहुत विलंब होता है। कभी कभी विकासात्मक योजनाओं की फाइलें महीनों तक विलंबित पड़ी रह जाती हैं, वैसे ही पड़ी रह जाती है, उन पर कोई ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि इतना बड़ा प्रोसेस है वो पूरा ही नहीं कर पाती वो। तो थर्ड है आर्थिक संसाधन का अभाव। ये तो मेन है। जो ग्राम पंचायत है ना या जिला परिषद है, उनके पास धन की समस्या पहले से ही है, मतलब शुरू से उनके पास धन की समस्या है, उनको पर्याप्त धन नहीं मिलता। इन संस्थाओं को स्वतंत्र आर्थिक स्रोत या दिए गए, या फिर जो भी दिए गए वह भी अर्थशून्य, या तो उन्होंने कुछ दिया ही नहीं कि कहाँ से वो अपना जो धन है वो अर्जित करेंगे, और जो दिए भी हैं वो अर्थशून्य, मतलब उनका कोई मतलब ही नहीं है, उनसे क्या ही धन आएगा और क्या ही एक पूरा वो प्रोसेस है वो ही चल कैसे सकता है वो उनसे। तो अब इन चुनौतियों का समाधान क्या है? तो आय के पर्याप्त एवं स्वतंत्र स्रोत पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने चाहिए। यही इसका एक मेन वो हो सकता है इस समाधान, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बन सके, मतलब वो मजबूत और कठोर बन सके। इससे यह होगा कि वह अपनी योजना अपनी ज़रूरत के अनुसार खुद बना सकें और उसे लागू कर सकेंगे। पैसा होगा तो वो अपनी योजना अपनी ज़रूरत के अनुसार कर भी सकेंगे।
नहीं है तो वो फिर कैसे अपना विकास करेंगे। तो दूसरा क्या है, विकासात्मक कार्यों को करने के लिए प्रशासकों एवं विशेषज्ञों को स्वतंत्र होने से वह अपने अनुभव एवं कार्यकुशलता के आधार पर कार्य कर सकेंगे। अगर उनको थोड़ी स्वतंत्रता भी दी जाए, बिल्कुल अधीन न रखा जाए राज्य के अंदर, उनको स्वतंत्रता भी दी जाए जो विशेषज्ञ और प्रशासनिक है, तो वो अपने अनुभव और जो उनकी कार्यकुशलता है, एबिलिटी है, उनसे शायद अच्छे अच्छे कार्य भी कर सकेंगे। थर्ड है, अधिकारी एवं कर्मचारी को प्रस्तावित फाइलों को यथोचित कार्रवाई के साथ एक निश्चित अवधि के अंदर पूर्ण करना चाहिए। मतलब जो कार्रवाई है, जो हमने लाल फीताशाही पढ़ी, जो इतनी विलंबकारी प्रोसेस है, उसमें एक टाइम लिमिट भी होनी चाहिए। इसकी एक टाइम लिमिट बनाओ कब तक वो अपने पास उन फाइलों को रख सकते हैं। इसके बिना तो ऐसा होगा ना, उन्होंने पॉकेट वीटो ही करके रख लिया, जब तक उनका मन करेगा जब तक फाइलें पड़ी रहेंगी। तो इसमें संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसको हमें थोड़ा सा पढ़ना है, क्या है इस संशोधन में। तो पंचायती भारतीय समाज की बुनियादी व्यवस्थाओं में से एक यही है, ठीक है। संविधान के 73वें संशोधन से स्थापित पंचायती राज व्यवस्था के मूल तत्व ये हैं जो हमने बताए। ये मूल तत्व क्या थे, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अथवा पंचायती राज संस्थाओं की योजना प्रस्तुत करते हुए 3 स्तर। इन्होंने पंचायत राज व्यवस्था में 3 स्तर बनाए। वैसे तो पूरे ओवरऑल में भी 3 है, केंद्र, राज्य और ग्राम पंचायत। और इन ग्राम पंचायत के अंदर भी 3 स्तर हैं, एक है ग्राम स्तर, फिर है ग्राम पंचायत, फिर है खंड स्तर, ठीक है, या फिर पंचायत समिति या जिला स्तर, जिला परिषद। इनको किसी भी एक नाम से कह सकते हो। पहला तो ग्राम स्तर, फिर है ग्राम पंचायत, फिर है जिला स्तर या फिर पंचायत समिति या फिर जिला परिषद, ठीक है। वास्तव में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देश में जनतंत्र का आधार व्यापक व मजबूत कर रही है। तो ये 3 स्तर की व्यवस्था है हमारे यहाँ पर। तो क्या है, ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता दी गई है। पंचायतों के तीनों स्तर पर सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मत अधिकार द्वारा किया जाएगा। जो इनके सदस्यों का निर्वाचन होगा वह ऐसे नहीं कोई भी आ जाएगा, ये संवैधानिक रूप से निकाय है पूरा, तो इनका निर्वाचन भी वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। तो फिर क्या, आर्टिकल 243 के प्रावधान के अंतर्गत पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया। अब इनके चुनावों के लिए भी एक निर्वाचन आयोग है, वो है राज्य निर्वाचन आयोग। 243 के आर्टिकल के अंदर इसको बनाया गया था। पंचायती राज संस्थाओं के हिसाब कितने की जांच राज्य लेखा परीक्षक के द्वारा की जाएगी। इनके हिसाब किताब की जांच मतलब पूरा जो भी क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं, सारा जो हैंडल करेगा ना, वो कौन करेगा, राज्य लेखा परीक्षक, ठीक है। इन संस्थाओं को वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे। दिए जाने की बात की गई थी पर हुआ नहीं इस पूरे आर्टिकल जो संशोधन था उसमें। फिर इसी में एक पॉइंट है पंचायत की शक्तियां और अधिकार। तो राज्य विधानमंडल के पास विधायी शक्तियां हैं, क्योंकि संवैधानिक निकाय है ना पूरा, तो इसके पास विधायी शक्तियां भी हैं, जिनका उपयोग करके वह पंचायत को स्वशासन की संस्था के तौर पर काम करने के लिए सक्षम बनाने हेतु उन्हें शक्तियां प्रदान कर सकते हैं। मतलब कि जो राज्य विधानमंडल है उसके पास जो विधायी शक्तियां, उसमें ये है कि वो पंचायत राज व्यवस्था को स्वशासन बनाने के लिए उनको कार्य, उनको शक्तियां, वो मतलब वो उनको बताएंगे और वो उनको शक्तियां प्रदान करेंगे। उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने तथा उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और उनके काम क्या क्या होंगे, कार्य की योजना बनाने, ग्रामीण स्तर पर समाधान करने, उनका विकास करने, ये सब उनके कार्य होंगे। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था।